वेलकम स्टूडेंट, एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और बात करेंगे आज इस वीडियो में हम ज्योग्राफी की। तो क्लास 12th के लिए हम इस वीडियो में ज्योग्राफी की बात करेंगे। भूगोल की बात करेंगे। देखिए, भूगोल में पाठ संख्या 6 हमारा चल रहा था। विश्व मानव अधिवास पढ़ रहे थे हम। वर्ल्ड ह्यूमन सेटलमेंट। विश्व मानव अधिवास के बारे में पढ़ रहे थे और हमने विश्व मानव अधिवास के दो प्रकार देखे, स्थायी और अस्थायी। और उसके बाद में हमने ग्रामीण अधिवासों की बात की। ग्रामीण अधिवासों में हमने लास्ट में जो अधिवासों के जो प्रकार हैं, प्रतिरूप हैं, हम उसकी बात कर रहे थे। देखिए, हमने तारा प्रतिरूप की बात की थी। अधिवास का जो रूप है वो तारा प्रतिरूप। जब जो घर हैं, जो अधिवास हैं, वो तारे का आकृति में अगर बसे हुए हैं, जैसे मान लो इस प्रकार के, एक घर यहाँ है, दूसरा घर यहाँ है, फिर एक घर यहाँ पर है और दो तीन घर ऐसे हैं। इस प्रकार के अगर घर हैं तो अगर तारे के नुमा कोई आकृति है घरों की, तारे के आकृति की, तो वो आपका हो जाएगा तारा प्रतिरूप। फिर हमने शुरुआत करनी थी, हमें तारा प्रतिरूप तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज है पंखा प्रतिरूप। कौन सा? पंखा प्रतिरूप। देखिए ये क्या होता है। जब किसी गांव में जो केंद्रीय स्थल है, सेंटर जो पॉइंट है, केंद्रीय जो स्थल है, गांव का बीच का जो स्थल है, उसके चारों तरफ मकान बने और इस प्रकार से चारों तरफ मकान बने हुए हैं। और इसके बाद जो बस्ती का विकास है वो सड़क के किनारे किनारे अगर फिर होता है तो वो हम बोलेंगे पंखा प्रतिरूप। देखो, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो एक गांव का मेन चौराहा है, इस चौराहे के आसपास में घर बने हुए। क्या बने हुए? घर बने हुए ऐसे, ठीक है। इसके चारों तरफ हम पंखा प्रतिरूप की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको ये कहा है कि इसके चारों तरफ क्या बने हुए? घर। फिर जो मेन सड़क है उसके हम देखते हैं कि किनारे किनारे भी बहुत सारे घर बने हुए हैं। पहले तो मेन चौराहे के चारों तरफ बने हुए हैं, फिर जो मेन सड़कें आ रही हैं, जो जा रही हैं, उनके किनारे किनारे फिर अगर घर बने हुए हैं तो हम बोलेंगे वो पंखा प्रतिरूप है। तो पंखा जो प्रतिरूप है उसमें अगर हम दूर से देखें ऊपर तो हमें वो जो अधिवास है उनकी जो आकृति है वो पंखे नुमा लगेगी। तो ये हो गया आपका पंखा प्रतिरूप। उसके बाद में एक प्रतिरूप होता है अनियमित प्रतिरूप। अनियमित प्रतिरूप। देखिए, अनियमित प्रतिरूप का जो अर्थ है वो नाम से ही पता लग जाता है कि अनियमित प्रतिरूप क्या होता है। इसमें क्या होता है कि मानव हैं वो अपने सुविधा अनुसार जो मकान है वो जहाँ इच्छा है वहाँ पर वो मकान बना लेता है। अब इस प्रकार से मानव अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ जहाँ जिसकी इच्छा हुई उसने वहाँ पर घर बनाया, तो फिर उस अधिवास का कोई आकार नहीं बनता, कोई आकृति बनती ही नहीं अनियमित में, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जहाँ पर आकार रहित अधिवास हो
जहाँ मर्जी आए वहाँ किसी इंसान ने अपना घर बना दिया, तो हम इसे अनियमित या अनाकार प्रतिरूप भी कह सकते हैं। अनाकार यानी बिना आकार का कोई प्रतिरूप या अनियमित प्रतिरूप। उसमें क्या होता है कि जो बाद में अगर हम देखें, जैसे मान लो किसी स्थान पर सड़कें हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि पहले से सड़क थी इसलिए कि चारों तरफ क्यों नहीं आए। अगर कोई मेन ज़मीन है या जो मान लो सड़कें हैं वो बाद में विकसित थी हो, ठीक है, और वो जो टेढ़ी मेढ़ी सड़कें हैं पहले, ठीक है, वो बाद में फिर सड़कें हैं वो धीरे धीरे लुप्त हो गई या पास पास में इस प्रकार से घर बने वो है ही नहीं। तो जो हम देखते हैं कि इस प्रकार के जो घर हैं जहाँ इच्छा है वहाँ अनियमित रूप से बना दिया, वो ध्यान रखना है कि अनियमित प्रतिरूप में शामिल है। अगर हम देखना चाहें तो जो राजस्थान का जो बारां जिला है उसका जो लिसाड़ी गांव है, लिसाड़ी गांव वो इसमें शामिल है। लिसाड़ी गांव वो कैसा है, अनियमित प्रतिरूप का उदाहरण है, बारां का लिसाड़ी गांव। आगे अगर हम देखना चाहें तो एक प्रतिरूप होता है सीढ़ीनुमा प्रतिरूप। नाम से ही पता लग जाएगा आपको कि कौन सा प्रतिरूप है। देखिए नाम क्या है, सीढ़ीनुमा प्रतिरूप। इसका मतलब जो आवास है या जो अधिवास हैं वो किस आकृति में हमको नजर आएंगे, सीढ़ीनुमा। सीढ़ीनुमा जो दरअसल प्रतिरूप होते हैं वो हमें अक्सर पर्वत के जो ढाल हैं उन ढालों पर हमें नजर आते हैं। पर्वत की जो ढालें हैं उस ढाल पर जो एक घर बने होते हैं इस प्रकार के, वो जो होते हैं वो सीढ़ीनुमा प्रतिरूप होते हैं। तो प्रतिरूप जो मैं आपको कह रहा हूँ सीढ़ीनुमा, वो कहाँ होते हैं, पर्वत के ढालों पर। इसमें क्या होता है, जो मकान हैं वो आपस में सटे हुए होते हैं, परंतु दूर दूर दोनों ही रूपों में मिलते हैं। कहीं पास पास में मिलते हैं, कहीं दूर दूर घर मिलते हैं। दरअसल सीढ़ीनुमा जो प्रतिरूप हैं उसमें जो मकानों की अगर हम देखें पंक्तियाँ या लाइनें वो ढाल के अकॉर्डिंग होती हैं, ठीक है। और ऐसे अगर हमको उदाहरण देखने हैं सीढ़ीनुमा प्रतिरूप की, तो इस प्रकार के आप हिमालय जो क्षेत्र है हमारे भारत के अंदर वहाँ देख सकते हैं। जो रॉकीज और जो एंडीज पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, इसके अलावा जो आल्प्स पर्वत हैं वहाँ पर हमें इस प्रकार की बस्तियाँ नज़र आती हैं जो सीढ़ीनुमा प्रतिरूप में शामिल है। तो सिंपल सी नाम है कि अक्सर नाम से हमें पता लगता है कि किस प्रकार का प्रतिरूप है। आगे अगर हम देखना चाहें प्रतिरूपों के प्रकारों में, तो हमें एक प्रतिरूप मिलता है मधु छत्ता प्रतिरूप। मधु छत्ता प्रतिरूप। जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसके अकॉर्डिंग हमें कहीं कहीं प्रतिरूप दिखाई देता है। दरअसल मधु के इस या मधुमक्खियों की जो ये छत्ते जैसी जो प्रतिरूप हैं वो हमें भारत में जो आदिवासी जनजातियां जिन जगहों पर रहती हैं झोपड़ियाँ बना करके, आदिवासी जो जनजातियां हैं वो जिन जंगलों में झोपड़ियाँ भी कैसी, गुंबदनुमा झोपड़ियाँ, गुंबदनुमा झोपड़ियाँ। देखिए गुंबदनुमा झोपड़ियाँ होती कैसी है, अगर हम उनकी आकृति की बात करें तो इस प्रकार की जो झोपड़ियाँ होती हैं, इस प्रकार की ये होती हैं आपकी गुंबदनुमा झोपड़ियाँ। एक झोपड़ी तो ये होती है, अब ये जो झोपड़ी होती हैं ये सामान्य प्रकार की हैं, इसमें गुंबदनुमा प्रकार की कोई झोपड़ी वगैरह नहीं है। लेकिन इस प्रकार की झोपड़ियाँ जो आपने देखा होगा कच्ची होती हैं, आजकल तो ये नहीं मिलती हैं, लेकिन प्राचीन समय में इसी प्रकार की झोपड़ियाँ हम लोग अक्सर रहा करते थे गुंबदनुमा झोपड़ियों के अंदर। तो इस प्रकार की हमें झोपड़ियाँ मिलती हैं। तो सिंपल सी बात है कि आदिवासी जनजाति जब जंगल में गुंबदनुमा झोपड़ियों में रहते हैं, उनका जो रहने का स्थान है, वो जिनका जो आवास है, अधिवास जिस प्रतिरूप में हमें दिखाई देता है वो है मधु छत्ता प्रतिरूप।
इस प्रकार के अगर अधिवास हमें देखने हैं तो हमें जो टोडा जनजाति है, अगर हम उनके अधिवासों को देखें तो हमें इस प्रकार के नजर आते हैं। आंध्र प्रदेश का जो तटीय नुमा भाग है जहाँ पर मछुआरे रहते हैं, उनको अगर हम देखें तो उनकी जो झोपड़ियाँ हैं वो अक्सर हमें इस प्रकार की दिखाई देती हैं। दक्षिणी अफ्रीका के अंदर जो जुलू, मैं बता रहा हूँ आपको, जुलू जो जनजाति के लोग हैं उनकी अगर हम झोपड़ियाँ देखें तो हमें इसी प्रकार की मधु छटा प्रतिरूप के आकृति वाली हमें झोपड़ियाँ वहाँ नजर आएगी। दूर से अगर हम इन झोपड़ियों को देखते हैं तो हमें मधुमक्खियों की जो छत्ता है मधुमक्खी की छत्ते जैसी आकृति हमें दूर से दिखाई देगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब ग्रामीण अधिवासियों के प्रतिरूपों की अगर हम बात कर रहे हैं तो इतने सारे हमने देखे हैं, बहुत सारे, जिसमें हमने आयताकार हैं, वृत्ताकार हैं, त्रिभुजाकार है। देखो आयत, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार तो ये ज्यामितीय प्रतिरूप हो गए। इसके अलावा रेखीय है या तारानुमा हो या तीर की आकृति को हो। इसके अलावा और भी 2-3 होते हैं, जैसे हमने आज शुरुआत में इस वीडियो में तारा प्रतिरूप हैं, पंखा प्रतिरूप हैं, श्रीनुमा हैं। इसके अलावा नाभिकीय हैं, अर्धवृत्ताकार भी होता है, ठीक है। टेढ़ी मेढ़ी प्रतिरूप भी अगर हम देखें तो वो भी होता है। मकड़ी के जाल के नुमा भी प्रतिरूप होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब जो ग्रामीण अधिवास हैं उनकी समस्याएं क्या हैं, उनकी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, उनकी बात करते हैं। तो ग्रामीण अधिवासियों की समस्या, ठीक है। ग्रामीण अधिवासियों की समस्या देखते हैं। बहुत सारी समस्या हमें ग्रामीण अधिवासियों की दिखाई देती हैं। उसमें जो सबसे पहली अगर समस्या की बात करें तो इन ग्रामीण अधिवासियों में आने जाने का जो हम कहते हैं रास्ता है या जो साधन है उनका अभाव है। आने जाने के जो साधन हैं उन साधनों की कमी हमें अक्सर इन ग्रामीण अधिवासियों में दिखाई देती है। तो पहली समस्या का जो पहला जो पॉइंट है, जो बिंदु है, वो आपको ध्यान रखना है कि आवागमन के साधनों का अभाव, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि आवागमन के जो साधन हैं उन साधनों का हमें यहाँ इन ग्रामीण अधिवासियों में अभाव नज़र आता है। हम अक्सर देखते हैं कि गांव में जाने के लिए समय पर पर्याप्त साधन नहीं मिलते हैं, तो वो एक पहली समस्या हमें यहाँ नज़र आती है। मतलब गांव में जाने के लिए जो सार्वजनिक सड़क है उस पर हम देखें तो सार्वजनिक जो परिवहन के साधन हैं उनका अभाव है। किसी व्यक्ति के पास में अपनी गाड़ी है तो वो किसी गांव में आराम से जा सकता है, आ सकता है। व्यक्तिगत रूप से ही व्यक्तियों के पास साधन है। जिस व्यक्ति के पास में गांव में जाने के लिए अपना खुद का कोई साधन नहीं है और वहाँ पर अगर सार्वजनिक परिवहन नहीं है तो फिर उस गांव वाले के, उस व्यक्ति के लिए बड़ी समस्या हो जाती है। देखा होगा आपने कभी किसी गांव में जाने के लिए कोई बस नहीं होती है, सरकारी बस, कहीं कहीं प्राइवेट बस होती है तो वो कोई दिन में 1 बार या 2 बार आती है, ठीक है। ये तो ये होती है। या क्या होता है कि बस होती नहीं है, बस ये तो टैक्सी होती है, टैक्सी की बात करें तो सवारी है तो चलती नहीं, तो वेट करो आप। अक्सर हमें किसी एक गांव में जाने के लिए, गांव ज़्यादा दूर नहीं है, जैसे मान लो 10 किलोमीटर भी कोई गांव है एक तरफ है, तो उस 10 किलोमीटर जाने के लिए हमें वहाँ पर कम से कम 3 घंटा 2 घंटा वेट करना पड़ता है। तो क्योंकि वहाँ पर परिवहन के सार्वजनिक रूप से क्षेत्र के जो साधन हैं वो है नहीं, है तो भी दिन में 1-2 बार चलते हैं, और बाकी अगर खुद का साधन है तो आप उस गांव में आराम से जा सकते हो, आ सकते हो। तो ये समस्या तो अगर आप नॉर्मल कॉमन सेंस रखते हो तो ये समझ सकते हो किस प्रकार से ग्रामीण अधिवासियों में हमें ये आवागमन के जो साधनों का जो अभाव है और जो ये समस्या है वो हमें अक्सर नज़र आती है।
वर्तमान समय में अक्सर क्या होता है कि इस प्रकार के जो साधन हैं वो लोगों के पास में काफ़ी हो रहे हैं और समस्या धीरे धीरे कम हो रही हैं व्यक्तिगत साधन होने की वजह से। लेकिन तो भी जिन व्यक्तियों के पास में अपना खुद का कोई साधन नहीं है, उन गाँवों में आने जाने के लिए अक्सर हमें देखते हैं कि उन्हें गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे बात करते हैं अगर हम 2 नंबर समस्या की, ग्रामीण अधिवासों में कि जो गांव की जो बस्तियां हैं उसमें कौन कौन सी समस्या हैं। तो गांव के उन अधिवासों में हमें साफ सुथरा और शुद्ध और स्वस्थ जो पीने का जो पानी है, पीने का पानी मतलब पेयजल, पीने का जो जल है उसका हमें अक्सर अभाव नज़र आता है। उन ग्रामीण अधिवासों में, उन ग्रामीण बस्तियों में हमें पीने का जो स्वस्थ पानी है, साफ़ सुथरा जो पानी है, उनकी कमी महसूस होती है। अब वहाँ कमी महसूस होती है, साधनों की कमी है, पानी पीने की कमी है, तो हम उनका जो विकास की जो गति है वो कैसी हो सकती है, हम अपना एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है। वर्तमान समय में कहीं कहीं तो ऐसे अधिवास हैं, ऐसी ग्रामीण बस्तियां हैं कि वहाँ तो पीने का पानी ना मिलता है और एक गंभीर समस्या हमें अक्सर दिखाई देती है। और साफ़ सुथरा पानी नहीं होने की वजह से एक हम कह सकते हैं कि खराब पानी पीने की वजह से उनके ऊपर जो शरीर का जो प्रभाव है वो बड़ा गहरा पड़ता है और वो गंभीर बीमारियों के शिकार हो जाते हैं उस स्थान के रहने वाले लोग। जैसे अक्सर देखा हुआ गांव में पानी का जो नल है वो सरकार द्वारा तो समय पर नहीं गया हुआ है। काफ़ी गांवों में सरकारी नल है या जो पानी पीने का जो मीठा पानी है वो नहीं है। तो अक्सर क्या देखते हैं कि उस गांव के लोग हैं, अपने उस गांव के किसी जगह पर अगर तालाब है तो तालाब का पानी पिएंगे, ठीक है। और या किसी स्थान पर कोई मान लो दरअसल क्या होता है कि जैसे किसी स्थान पर देखें तो पानी इकट्ठा हुआ है या उसको देखेंगे तो उसको देखेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग उस गांव के तालाब में पानी पी रहे हैं, उस पशु उसी में नहाते हैं, पशु भी पानी उसी से पीते हैं। तो उस पानी की अगर हम क्वालिटी देखें तो कितनी ख़राब हो सकती है। और वो जो ख़राब पानी उस गांव के वाले पिएंगे तो श्योर है कि उनको ऐसी गंभीर समस्या या ऐसी गंभीर बीमारियां होगी जो उनके लिए नुकसानदायक होगी, उनके लिए शरीर के लिए हानिकारक है। तो दूसरी समस्या की हमने बात की, गंभीर पानी की समस्या हमने देखी। तो आने जाने के साधनों की कमी और स्वस्थ पानी की कमी। 3 नंबर जो समस्या है वो है कि मान लो बीमारी हो गई, क्या हो गई, बीमारी हो गई, खराब पानी पी लिया। तो बीमारी होने के बाद में उसके इलाज का यहाँ पर देखते हैं सही ढंग से साधन नहीं है। तो स्वास्थ्य सेवाओं का यहाँ पर हमें अक्सर अभाव नज़र आता है। गांव में कोई ढंग का हॉस्पिटल नहीं, डॉक्टर नहीं। अगर किसी को आपातकालीन कोई समस्या है तो बड़ी दूर जाना पड़ता है और दूर जाने की वजह से उन्हें अक्सर ये होता है कि वो इलाज हो नहीं पाता और किसी गंभीर बीमारी से या गंभीर चोट लगने की वजह से किसी व्यक्ति का जो हम कहते हैं कि जो अंत है वो भी हो जाता है। तो गांव में तो स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव हमें नज़र आता ही है। जब भी कभी किसी गांव के व्यक्ति को थोड़ी सी बीमारी होती है तो भी उसको दूर नगर में जाना पड़ता है। कहा जाता है कि जितना दवाई में खर्च नहीं उतना किराए में खर्च हो गया। तो वो वाली जो बातें हमें नज़र आती हैं वो गाँवों के उन बस्तियों वाली जो समस्या है वो हम समझ सकते हैं। मतलब एक तो जाने की समस्या है और दो गांव में भी स्वास्थ्य संबंधित कोई सुविधा है नहीं। तो जैसे मान लो किसी व्यक्ति को सांप काट गया, क्या गया, मान लो किसी व्यक्ति को सांप ने डंक मार लिया, डस लिया, तो अब उस व्यक्ति का इलाज के लिए गांव में कोई साधन नहीं है तो वो ठेठ शहर जाएगा और जाने के लिए साधन तक नहीं है तो वो वेट करेगा, शहर जाएगा। तब तक तो जिस व्यक्ति को सांप ने खाया है समझ सकते हो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और गांव में ऐसा होता है कि समय पर उपचार नहीं मिलने पर अनेक लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। वो भी एक समस्या है, ग्रामीण समस्या है। ये जो समस्या है वो आप अपने जीवन में अक्सर देखा करते हो। 4 नंबर अगर हम समस्या की बात करें तो वो है
विद्युत आपूर्ति की या विद्युत जो आपूर्ति है उसका अभाव। गांव में लाइट समय पर रहती है नहीं, टाइम पर उसको बिजली मिलती है नहीं, बिजली मिलती है तो दिन में कम मिलती हैं। समय पर बिजली की आपूर्ति गांव में अक्सर हमें कम देखने रहती है। जैसे आपने देखा होगा कि शहर में तो कभी कहते हैं कि न के बराबर लाइट जाती है और न के बराबर वहाँ पर बिजली जो विद्युत है या जो बिजली है उसकी कमी आती है। लेकिन गांव में दिन में रात को जब भी चाहे लाइट जाती है, विद्युत की आपूर्ति रोक देते हैं और कभी कभार तो दिन में 3 घंटा 4 घंटा हाँ लाइट नहीं आती है। तो वो तो समस्या ही तो है ना, शहर में लाइट नहीं जाती है, गाँव में जाती है, जबकि गाँव में कम लोग हैं। इसका मतलब ये वहाँ की जो हमें अक्सर ग्रामीण जो अधिवास हैं वहाँ पर हमें समय पर जो लाइट है उसकी आपूर्ति नहीं नज़र आती है और वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि जिस गांव में समय पर लाइट नहीं है, शायद वो गांव वाले अपने जो दैनिक जीवन में जिन कार्यों को करते हैं, जिन कार्यों से उनका धंधा चलता हो, वो नहीं हो पाता है, उसमें बाधा उत्पन्न होती है। तो ये भी एक उस समय की गंभीर समस्या है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।